दिस इज अविनाश और मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम क्या करते हैं, फिजिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आपको समझा पाऊं। आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, आपको अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है आप कमेंट करके बता सकते हो। हाँ, अगर किसी को मन है गालियां देने का तो वो गालियां भी दे सकता है, वो बता सकता है कि सर यहाँ पर आप सही नहीं थे, वहां पे देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। अगर किसी को कुछ पसंद नहीं आता है तो वो मुझे नेगेटिव कमेंट को, नेगेटिव कमेंट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ज्यादा से ज्यादा तुम क्या करोगे, गालियां दोगे, अनसब्सक्राइब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस चैनल इज टू मेक, किसी को तो अच्छा लग रहा है, कुछ कुछ कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं, कुछ लाइक्स ऐसे आ जाते हैं जिससे लगता है कि हाँ चलो, किसी को तो अच्छा लग रहा है पढ़ाया हुआ, इसलिए मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। तो जिनको अच्छा नहीं लगता उनके लिए भाई सॉरी, मैं दिल से माफी मांगता हूँ, दिल से बुरा लगता है अगर मैं उनको नहीं सिखा पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं। अच्छा, आज आज हम क्या करने वाले हैं सर? तो आज हम बात करने, अब देखो रिफ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं, रिफ्रैक्शन में आज हम बात करने वाले हैं एपरेंट डेप्थ। अब एपरेंट डेप्थ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो आपको एपरेंट डेप्थ पहले तो समझ में आना चाहिए, एपरेंट डेप्थ होता क्या है और किस तरह से एपरेंट डेप्थ कैलकुलेट करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं गायब हो जाऊंगा, मेरी प्रेजेंस यहीं तक थी। अब आपको एक एनसीईआरटी बुक का डायग्राम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये मैंने चुपचाप से मैंने एनसीईआरटी बुक से पिक कर लिया है। देखो, यहाँ पर एक ग्लास स्लैब है और ये ग्लास स्लैब का जो थिकनेस है वो कितना है, कुछ तो H2 का है। मतलब ये एक्चुअल में ऐसा समझ लो कि एक ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है। पहले आप इस वाले डायग्राम को समझो, फिर इस वाले डायग्राम को भी मैं समझा दूंगा। अच्छा, अब अगर इस ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जर्वर चाहता है कि इस ऑब्जेक्ट को देखा जाए, तो यहाँ पे इसमें से रेज अगर निकल के जाएंगे, इसमें से रेज निकल के इसकी आंखों में गिरेंगे तभी ये इसको देख पाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी तभी होती है ना जब उस ऑब्जेक्ट में से रेज निकल के हमारी आंखों में आता है। जैसे तुमने सुना होगा कि वो जो रेड रोज है वो रेड क्यों दिख रहा है भाई साहब, तो तुम अपने लोअर क्लासेस में तुम्हारे स्कूल टीचर पूछा करते थे कि वो जो रेड रोज है जो तुम किसी खास के लिए बचा के रखे हो वो रेड क्यों दिख रहा है। तो इसका सीधा सा आंसर होता है कि वो उसने व्हाइट लाइट उस पर गिरा, उसने बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, रेड लाइट को वो रिफ्लेक्ट करके भेज रहा था, इसलिए मुझे वो रेड कलर का दिख रहा था। ये इसका सीधा सा आंसर होता है। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट मुझे दिखे, अगर ये ऑब्जेक्ट मैं चाहता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ये मुझे दिखे, तो इसमें से जो रेज निकलते हैं वो आंखों में जाने चाहिए। अब देखो, इसका जो इमेज बनाना है ना, इमेज ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा, तो इसका जो इमेज बनाना है, इमेज बनाने के लिए ऐसे तो लाखों करोड़ों इन्फिनाइट रेज होते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, डायग्राम को सिंपल बनाने के लिए सिर्फ दो रेज अज्यूम करेंगे। तो दो रेज से काम चल जाएगा, मिनिमम दो रेज होते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी उतना बना सकते हो। आप जितना अपना डायग्राम गंदा करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन मिनिमम जो है वो दो रे की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं ना, इस ऑब्जेक्ट से एक रे हमने ऐसा भेज दिया। देखो, ये जो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट से एक रे हमने ऐसा भेज दिया इस तरह का। अब अगर ये रे सीधा सीधा चला गया, अब देखो ये अलोंग द नॉर्मल मूव कर रहा है, अगर ये अलोंग द नॉर्मल मूव कर रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर क्या हो गया, जीरो हो गया। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है ना, तो आप स्नेल्स लॉ लगा के बता सकते हो कि सर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, जीरो होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जीरो हो गया, इसका मतलब ये रे जो था जैसे निकल रहा था वैसे ही निकल जाएगा, कोई डिविएशन नहीं होने वाला। अच्छा, फिर हमने क्या बोला, और भी कुछ रेज ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये रे ऐसा गया, रेरर सॉरी डेंसर से रेरर मीडियम की तरफ जाएंगे, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये ऐसे बेंड हो गया। और कुछ रे ले लो, यहां से रे ले लिया, फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कराओगे तो ऐसा कुछ हो गया। अब इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा ना, इस ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि सारी की सारी रेज जो है ना वो यहाँ कहीं से आती हुई दिखेंगी। देखो ये रे या तुम किसने कोई और भी रे बनाया होता, तो तुम जब आप इन रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करोगे ना, तो आप इस
ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि सारी की सारी रेज जो है वो इस ओ पॉइंट से नहीं, इस ओ डैश पॉइंट से आती हुई दिखेंगी। अब ये ओ डैश जो है ना, ये ओ डैश क्या हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट ओ का वर्चुअल इमेज हो जाएगा। वर्चुअल क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शंस ऑफ रे से इमेज का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे थे, तब जाके यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ था। अच्छा, अब ये जो डायग्राम है, इस वाले डायग्राम को देखो। इस वाले डायग्राम में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इस ऑब्जेक्ट से हमने एक रे इस साइड ले लिया, एक रे इस साइड ले लिया। अब ये रे डिविएट होकर उधर जाएगा, ये रे डिविएट होकर उधर जाएगा। तो अगर यहाँ पर ऑब्जर्वर होता, अगर यहाँ पर ऑब्जर्वर होता तो इस ऑब्जर्वर को ऐसा लगता कि ये जो रेज है वो इस वाले पॉइंट से कहीं से आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लेकिन अपने को ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, अपने को इसका इमेज दिखेगा, वर्चुअल इमेज। तो हमें ऐसा लगता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो सर्टेन हाइट रेज्ड अप है। अब ये ना बहुत ही कॉमन फेनोमेना है, ये तुमने कहाँ देखा होगा, अगर एक बकेट भर के पानी ले लो और इस बकेट के अंदर तुमने कॉइन रख दिया होगा ना, तो तुमने देखा होगा, या कॉइन अगर नहीं भी रखोगे तो तुम्हें लगता होगा कि वो जो बकेट का बॉटम है वो ऊपर आ गया है। आपने ऐसा नोटिस किया होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट का रियल डेप्थ था, यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट का रियल डेप्थ था, लेकिन अपने को ऑब्जेक्ट कहां पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है। कुछ हाइट से ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर आ गया है। अब इस इंटरफेस से यहां से इमेज का जो डेप्थ होता है इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ क्यों, क्योंकि रियलिटी में यहां पर कुछ है नहीं, अपने को ये रेज अप होता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहां पर था। तो ये जो धोखा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस धोखे वाले डेप्थ को हम क्या बोलते हैं, एपरेंट डेप्थ। अब ये इस एपरेंट डेप्थ का वैल्यू अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला बनाएंगे। अब फॉर्मूला बनाने के लिए ना कुछ अजम्पशंस हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब अजम्पशंस क्या होते हैं, आपको ये अज्यूम करके रखना पड़ेगा कि जितने भी रेज हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे ना, वो सारे के सारे रेज क्या है, पैरेक्सियल रेज है। अब बोलोगे सर ये कौन सी चिड़िया आ गई सर पैरेक्सियल, ये जो पैरेक्सियल रेज होते हैं ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर देखो, अगर आप नीट का एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हो, आप बोर्ड्स के एग्जाम के लिए देख रहे हो, या मेंस में भी बहुत हद तक अगर आप देखोगे तो जितने भी रेज हम यूज करते हैं, अगर वो मेंशन्ड है या नहीं मेंशन्ड है, वो होते हैं पैरेक्सियल रेज। अब पैरेक्सियल रेज का मतलब होता है ऐसे रेज जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, इनके वैल्यूज बहुत छोटे होंगे, टेंडिंग टू 0 होगा। ऐसे रेज जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये बहुत 0 होगा, या ऐसे रेज जिनके लिए जो ऑप्टिकल डिवाइस, जैसे यहाँ पर ये जो ऑप्टिकल अरेंजमेंट है, ये जो ग्लास स्लैब का थिकनेस अगर ये बहुत ही छोटा है, इस तरह के ऑप्टिकल अरेंजमेंट्स अगर होंगे जिनका डायमेंशन बहुत छोटा होगा, इससे जो एसोसिएटेड रेज होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल रेज बोलते हैं। अब इतना तूफानी सोच तुमको नहीं रखना है, तुम इतना समझ लेना कि अगर रेज पैरेक्सियल, सर हमें कैसे पता चलेगा कि रेज पैरेक्सियल है या नहीं, तो सीधा सा मतलब होता है कि अगर कुछ नहीं गिवन है मतलब रेज पैरेक्सियल है। सबसे पहला बात तो ये याद रखना, कुछ नहीं गिवन है मतलब रेज पैरेक्सियल है, ठीक है। अगर मेंशन कर दिया कि पैरेक्सियल है तब तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कभी कभी वो मेंशन कर देते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज टेंडिंग टू 0 और द एंगल्स आर वेरी स्मॉल। जब ऐसा भी मेंशन कर देंगे, इसका भी मतलब है कि वो बताना चाहते हैं कि रेज क्या है, पैरेक्सियल। अच्छा, अब ठीक है सर पैरेक्सियल, अब अगर नॉन पैरेक्सियल रेज होगा तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाएगा क्या सर, क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो। और वो जो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है उसको आप आसान बनाओगे अपने ज्योमेट्री के नॉलेज से। अगर बेसिक ज्योमेट्री तुम्हें आती होगी तो तुम उस तरह के क्वेश्चन को, नॉन पैरेक्सियल रेज के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते। इतना कोई तूफानी नहीं है, डरने का बात नहीं है। मैं टाइम के साथ आपको कुछ क्वेश्चंस नॉन पैरेक्सियल रेज के भी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अभी अपने को ना इस एपरेंट डेप्थ का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एपरेंट डेप्थ का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक डेरिवेशन में आपको बताने वाला हूं। अब इस डेरिवेशन में हम क्या करने वाले हैं, दो ट्राइंगल्स यूज करेंगे। पहला ट्राइंगल ये होने वाला है, ये पहला ट्राइंगल है, और एक और ट्राइंगल हमें यूज करना है। तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा है भाई साहब, दूसरा ट्राइंगल है ये। दो ट्राइंगल्स हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। अच्छा, अब मैं ना यहाँ पर कुछ एंगल्स आपको मार्क करा दूं। जैसे देखो, अगर ये नॉर्मल है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ ना, तो जहां पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा था मैंने वहां पे नॉर्मल बना दिया। अगर ये इंसिडेंट रे है, ऑब्जेक्ट से रेज निकल रहा है तो यही तो इंसिडेंट रे होगा। अगर ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई। अब
अगर ज्योमेट्री आती है थोड़ी बहुत, अगर 10th पास करके आए हैं भाई साहब, तो आप बता सकते हो कि सर ये जो एंगल होगा ये भी क्या होगा, आई होगा, ठीक है। उसी तरह ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। फिर से अगर ये एंगल ऑफ आर है ये और ये पैरेलल है अगर, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ आर। अब अगर मैं नॉमेनक्लेचर कर देता हूं, ये ओ है, ओ डैश है, मान लिया जाए ये एम है और ये पी है, ठीक है। तो मैं कौन सा ट्राइंगल लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल MOP, इनका एन छूट गया, इन ट्राइंगल MOP। ये जो मॉप ट्राइंगल है ना, इस मॉप ट्राइंगल में आप क्या लिख सकते हो, मॉप ट्राइंगल में आप ऐसा लिख सकते हो क्या कि tan ऑफ आई जो होगा, tan ऑफ आई जो होगा वो हो जाएगा सर MP डिवाइडेड बाई रियल डेप्थ। देखो MP डिवाइडेड बाई रियल डेप्थ, ये tan ऑफ आई हो गया। उसी तरह से आप क्या लिख सकते हो, इन ट्राइंगल, बहुत गर्मी है भाई, ठीक है, इतनी बेइंतहा गर्मी है, बड़ी गर्मी हो रे बप्पा, बड़ी गर्मी हो। इन ट्राइंगल और कौन सा ले लेते हैं, MO'P। MO'P ट्राइंगल में आप देखोगे तो उसी तरह हम ना tan ऑफ r का वैल्यू लिख सकते हैं। तो tan ऑफ r क्या होगा, MP डिवाइडेड बाई एपरेंट डेप्थ AD, MP डिवाइडेड बाई एपरेंट डेप्थ AD। हमने इस तरह से लिख दिया। अब जो मैथ्स वाले होंगे ना उनको एक बात पता होगा, जो मैथ्स वाले होंगे उनको एक बात पता होगा, क्या पता होगा, जो मैथ्स वाले नहीं है वो डरने वाली बात नहीं है। मैथ्स वाले ऐसा बोलते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। वो मैथ्स वाले ऐसा बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, वो ऐसा भी बोलते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 सॉरी वो कॉल आ गया था, थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू 1। वो ऐसा भी बोल सकते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल्स टू 1, tan थीटा बाई थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसका क्या मतलब होता है ना, अब इतना भारी भरकम अपने को याद रखना है क्या सर, नहीं। जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट है वो इतना याद रखेंगे कि अगर थीटा स्मॉल है, अगर थीटा स्मॉल है तो हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को, कौन है भाई मान ही नहीं रहा है, अगर थीटा स्मॉल है तो हम ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। आप ये याद रख सकते हो कि अगर थीटा स्मॉल है ना तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड tan थीटा इज आल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। मतलब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए अगर, तो ये बोल सकते हैं कि सर फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा। तो आपको ना बस ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर रेस पैरेक्सियल है तो साइन थीटा जो होगा वो tan थीटा के बराबर हो जाएगा। अब थीटा कोई भी जनरल एंगल हो सकता है, तो साइन थीटा tan थीटा के बराबर ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर, आप देखोगे आप समझ में आ जाएगा। अब स्नेल्स लॉ लिखते हैं, देखो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ था ना, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है, ये I है ये R है, स्नेल्स लॉ लिखा जा सकता है। इस बार देखो सेकंड मीडियम कौन होगा, एयर सेकंड मीडियम होगा। तो अगर मैं स्नेल्स लॉ लिखूंगा तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is equal to refractive index of air divided by refractive index of glass। तो हम according to Snell's law, according to Snell's law, according to Snell's law, अगर Snell's law के अकॉर्डिंग बात करें तो ये बोल सकते हैं ना साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम कौन है यहाँ पर, एयर, यहाँ पर सेकंड मीडियम है क्योंकि एयर में लाइट बाद में एंटर करने वाला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब ये जो साइन ऑफ आई है साइन ऑफ आर है, मुझे अगर पता है कि भाई थीटा अगर स्मॉल है, अगर रेस पैरेक्सियल है मतलब इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल ये सब छोटे होने वाले हैं, तो इसको थोड़ा बहुत रिप्लेस करके ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, इसको थोड़ा बहुत कलाकारी करें। ये इक्वेशन 2 है मान लो, और ये इधर tan i tan r लिखा था वो इक्वेशन 1 है मान लो, इक्वेशन 1 2 3 ऐसा जो भी मान लो। तो साइन i को रिप्लेस कर दो, इसको ऐसा लिख दो, म्यू फॉर ग्लास इनटू tan ऑफ i इज इक्वल टू म्यू फॉर एयर इनटू tan ऑफ r। मैंने कौन सा कंसेप्ट यूज किया, मैंने ये कंसेप्ट यूज किया जहां पर साइन i लिखा हुआ है, मैं उसको tan i से रिप्लेस करूंगा
और जहां पर साइन आर लिखा है मैंने उसको टैन आर से रिप्लेस किया है। ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि रेस पैरेक्सियल थे, इसलिए मैं ऐसा कर पा रहा हूं। ठीक है, अब वैल्यूज जो हमने लिखा था, टैन आई हमने कितना फाइंड आउट किया है? टैन आई है एमपी डिवाइडेड बाई रियल डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को म्यू मान लेते हैं। ठीक है, टैन आई है, टैन आई क्या था? एमपी डिवाइडेड बाई रियल डेप्थ। एमपी डिवाइडेड बाई रियल डेप्थ इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है? 1 होता है। टैन आर का वैल्यू अगर आप देखोगे तो टैन आर हमने फाइंड आउट करके रखा है एमपी डिवाइडेड बाई एपरेंट डेप्थ। एमपी डिवाइडेड बाई एपरेंट डेप्थ, एमपी डिवाइडेड बाई एपरेंट डेप्थ, इस तरह से हमने फाइंड आउट करके रखा है। अब देखो क्या कैंसिल आउट होता है, ये एमपी से ये एमपी तो सर गायब कर सकते हैं। अपने को कैलकुलेट करना है सर एपरेंट डेप्थ का वैल्यू। तो अगर अपने को एपरेंट डेप्थ कैलकुलेट करना, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो देखो वैल्यू कैसा आ जाएगा। तो एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? एपरेंट डेप्थ का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। या आप ये भी बोल सकते हो कि रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ, आप इसको इन जनरल ऐसा भी लिख सकते हो। देखो, रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम हो रहा है ना, यहाँ पे उल्टा हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम इस बार ग्लास था, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर ऐसा आ रहा है। तो आप इसको जनरलाइज करके ये बोल सकते हो कि कभी भी अगर रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब होता है तो डेप्थ का वेरिएशन होता है। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो सर्टेन हाइट ऊपर आता हुआ दिखता है। अब कितने हाइट वो ऊपर, मतलब उसका जो नया डेप्थ अपने को दिखता है एपरेंट डेप्थ, अगर मुझे उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? रियल डेप्थ को म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से अपने को एपरेंट डेप्थ का वैल्यू मिल जाएगा। आया क्या समझ में? ठीक है, तो फिर इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, या आगे देखते हैं कब क्वेश्चंस करा सकते हैं इसके।